हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे द हिंदू का जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटोरियल है, न्यूज है और जितने भी टॉप जो ओपिनियन है उसको सब हम देखेंगे बारी बारी से। पूरे मैंने कंप्लीट हिंदू का है। अब देखिए, मॉर्निंग डाइजेस्ट इसमें है, यू लीडर्स टू बी चीफ गेस्ट एट वंदे मातरम थीम 77 रिपब्लिक डे फेट यूएस वास टू इंडिया न्यूक्लियर लिबर्टी अलाइंग विथ ग्लोबल नॉर्म्स एंड मोर। अब देखिए, जो हमारा 77वां जो रिपब्लिक डे परेड होगा, इसमें यूएसए का भी कुछ गेस्ट आएंगे, यूरोपियन यूनियन के भी आएंगे और इसमें जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है इसको प्रमोट करने का पूरे प्लान किया गया है। अब ये तो हमारा न्यूज हो गया, लेकिन इसे पढ़ना क्या है? अब देखिए, यहाँ से पढ़ना क्या है कि इस मतलब 77वां मतलब हमारा रिपब्लिक डे है, वंदे मातरम इस पर फोकस रहेगा जो हमारा थीम है। अब देखिए, द थीम इसका जो रहेगा, यूनिटी एंड पेट्रियोटिज्म थ्रो वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम जो सॉन्ग है इसके थ्रू यूनिटी दिखाना, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति दिखाना। और आपको ये जानना होगा कि हमारा 150वां यूनिवर्सली नेशन वाइड कन्वेंशनल है, यानी कि जो ये सॉन्ग वंदे मातरम है 150वां हमको है, ठीक है, नेशन वाइड इसका कमीशन का। तो नवंबर 7 2025 टू नवंबर 2070 इसी को लेकर क्या किया जाएगा, नवंबर से चल रहा है और फिर नवंबर यानी 1 साल तक ले वंदे मातरम को पूरी तरह से प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें चीफ गेस्ट में कौन कौन आ रहा है, यूरोपियन लीडर हैं, यानी यूरोपियन यूनियन के लीडर है उर्सुला वॉन डर लाइन एंड एंटोनियो गोस्ट इनवाइटेड फ्रॉम रिपब्लिक डे जनवरी 26 2026, ठीक है। कल्चर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसमें कल्चर का इंटीग्रेशन हो जाए, मास सिंगिंग होगा, माने बहुत बड़े स्तर पर इसमें गीत गाया जाएगा जो भारतीय संगीत है। कंपटीशन भी कराया जाएगा इसमें, कल्चर थेमेटिक प्रोग्राम जो कल्चर से रिलेटेड हैं उनको भी दिखाया जाएगा। अब देखिए, इसका जो हिस्टोरिकल एंड कल्चर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वंदे मातरम का हिस्टोरिकल, इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और इन 1875 में, इसको 1875 में लिखे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम अपीयर 1882 में इन आनंद मठ में इसको क्या किया गया था, गाया गया था, अपनाया गया था। एडॉप्ट ए नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडियन, और इसको उसके बाद इसको एडॉप्ट कर लिया गया नेशनल सॉन्ग में, राष्ट्रीय गीत में। देखिए, इसका जो सिंबल है ना, फ्रीडम स्ट्रगल नेशनल यूनिटी विडली सॉन्ग ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल प्रोटेस्ट। इस सॉन्ग को आप जब गाइएगा तो इसमें आपको दिखेगा कि जो कॉलोनियल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर क्या हो रहा है, फ्रीडम का मांग किया जा रहा है, स्ट्रगल किया जा रहा है, पूरे देश को एकता में दिखाया जा रहा है। तो इस सॉन्ग से यही सिंबल मिलता है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्ट है कि देखिए, सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, इस जो हमारा वंदे मातरम है नेशनल यूनिटी को दिखाता है, ठीक है। पॉलिसी एंड पब्लिक मोबिलाइजेशन, गवर्नमेंट इसको क्या कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है इन स्कूल में, कंपटीशन में, पब्लिक पोर्टल एंड मास सिंगिंग कंपेन रिलेवेंट फॉर गवर्नेंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट। इससे क्या हो कि जो पब्लिक और पॉलिसी को मोबिलाइजेशन हो, दोनों एक में आए, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, जैसे यूरोपियन लीडर आएंगे, चीफ गेस्ट, ठीक है। एंड इंडिया ग्रोइंग इंडिया यूरोपियन स्ट्रेटेजिक टाई, और जो यूरोपियन यूनियन से है हमारा स्ट्रेटेजिक टाई टाई होगा, यूजफुल इन आईआर, और हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, इसमें बहुत बार हमको उछाल देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। अब अगला न्यूज है, देखिए द हिंदू में भी दिया गया था, लेकिन उसमें पूरा क्लियर साफ साफ नहीं लिखा गया था, उसको घुमा कर लिखा गया था। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, एग सेफ कैंसर क्लेम बेसलेस फेसाई, यानी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एग को बताया जा रहा है कि एग खाने से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, लेकिन इस पर फेसाई ने क्या कर दिया है, यानी फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी जो है इसको बेसले खारिज कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जाम से हमको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, कि फेसाई क्या है, एक कब बना गया, इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कौन सा बॉडी है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आ जाइए, फेसाई क्लियरिफिकेशन दिया है इस पर, निट्रोफॉरम का उपयोग भारत में पोल्ट्री में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ठीक है। और जो नेट्रोफॉरन है उसका तो उपयोग भारत में बंद है, लेकिन जो एग है उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो आदमी खा सकता है। जैसे MRL 1.0
म्यूजी पर केजी हैगा, ठीक है। ये हमारा यानी लेबोरेटरी डिटेक्शन बेंचमार्क है, यह सेफ्टी लिमिट नहीं है। कहने का मतलब कि जो ये है ना, सेफ्टी लिमिट नहीं है बल्कि जांच की तकनीकी सीमा है। जांच की क्या है, तकनीकी सीमा है। और एमआरएल से नीचे ट्रेस अमाउंट न स्वस्थ जोखिम है न कानून उल्लंघन है। कहने का मतलब एमआरएल एक यूनिट बनाया गया है, किसी का इसमें क्या है, जो उसमें कोई भी एनर्जी है, ठीक है। ऐसे जान लीजिए प्रोटीन है, अगर इतना से कम किसी चीज में है तो वो हमारे लिए न तो स्वास्थ्य के लिए जोखिम है न कानून का उल्लंघन है, वो आरामी से चला जा सकता है। अब ये साइंटिफिक एंड पब्लिक हेल्थ के व्यू से क्या है, ए ओ जेड यानी 3 amino 2 ऑक्सी जो लाइडाइनॉन है, वो न्यूट्रोफोर का मेटाबोलाइट है, ठीक है। ए ओ जेड और हाई डोज एनिमल स्टडी में बताया गया है, कंसर्न है नॉर्मल डाइट्री है, एक्सपोजर में ह्यूमन कैंसर लिंक एस्टेब्लिश नहीं है। और देखा गया है कि ये ह्यूमन का जो कैंसर लिंक है इससे कोई मतलब उसको नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल सेंसस इसको खारिज कर देती है, WHO, FO, कोडेक्स, FFSAI, सब ने खारिज कर दिया है। और सामान्य अंडा सेवन को कैंसर से नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी जो सामान्य अंडा है, ठीक है, उसको कैंसर से जोड़कर नहीं दे सकते सामान्य अंडा को, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे कंज्यूमर सेफ्टी मैसेज, एग्स रिमेन सेफ एंड न्यूट्रिएंट्स। जो एग है वो सेफ है, न्यूट्रिएंट्स है, हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें होता है, विटामिन B12 एंड डी होता है, ये ध्यान रखना लो। अफोर्डेबल न्यूट्रिशन है, यानी कि सस्ते में सबको आसानी से उपलब्ध रहता है। जनता से आग्रह किया गया है कि कोई भी साइंटिफिक चीज़ जैसे वायरल होता है उस पर क्या करें, एविडेंस एविडेंस पर भरोसा करें, वायरल मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहे। अब यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा जो है फेसाई का बेसिस है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था 2006 में। रोल इसका क्या होता है, फूड सेफ्टी को रेगुलेट करना, साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट, स्टैंडर्ड सेटिंग करना है इसका। आगे आ गया है कि अग्निवीर में अब क्या किया गया है ना, कि जो हमारा सेंट्रल आर्म फोर्स है उसमें 10% रिजर्वेशन से 50% कर दिया गया, उसी से जुड़ा हुआ न्यूज है। अब यहाँ पर देखेंगे हम विस्तार से व्हाट इज न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया है कि अब इन लोग का अग्निवीर का जो आरक्षण है 10 से 50% तक चला जाएगा। अप्लाई होगा ग्रुप सी पोस्ट मेनली कांस्टेबल इन कैप, यानी ग्रुप सी के लिए यानी कांस्टेबल के रूप में इनको क्या किया जाएगा, हायर किया जा सकता है। पॉलिसी हाईलाइट है 10% अर्ली कोटा था, यानी 10% इससे पहले था, न्यू कोटा में 50% कर दिया है गया है। इसमें कांस्टेबल और ग्रुप सी लेवल के जैसे कि बीएसएफ को इसमें नोटिफाई किया गया है, लेकिन आने वाला समय में सीआरपीएफ सीआई से और आईटीबीपी को भी एक्सपेक्टेड किया जाए कि इसमें भी ज्वाइनिंग किया जा सकता है। अब देखिए रिजर्वेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो नो इम्पैक्ट ऑन SC ST OBC कोटा। इसमें बताया गया है कि कोई भी SC ST OBC के कोटा पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन मैट्रिक्स रिमेन अनचेंज, और जो पहले से कोटा चल रहा था उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। पेंडिंग अभी डिसीजन कौन है जिस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, कि एक्स अग्निवीर कोटा विल भी क्या किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल यानी क्रॉस कैटेगरी और वर्टिकल सेपरेट कैटेगरी, यानी जो अग्निवीर का है इनको कब कोटा को सेपरेट किया जाएगा, यानी इनसे अलग कब किया जाएगा, एक को अभी कोई नहीं बताया है। और इसमें सेपरेट कब किया जाएगा तो ये कोई इसमें नहीं बताया गया, ये पेंडिंग डिसीजन है। अब देखिए स्पेशल बेनिफिट फॉर एक्स अग्निवीर क्या हो जाएगा, इसमें फिजिकल टेस्ट वो पास करेंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी पास कर देंगे आसानी से। और एग्जाम फॉर्म एक देना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, ये देना होगा। एज रिस्ट्रिक्शन में इनको छूट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट अग्निवीर बैच को 5 साल ईयर तक, और सब्सिक्वेंट बैच के लिए 3 साल तक ले, यानी 5 साल इसमें काम कर सकते हैं, 3 साल इसमें। एग्जाम इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट, अब जो अग्निपथ स्कीम है इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। टेनर 4 साल का है, पोस्ट सर्विस बेनिफिट दिया जाएगा, स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रायोरिटी एंड कैप्स पुलिस PSU। अब देखिए ये अब यहाँ पे आपका साइंस वाला सेक्शन शुरू हो रहा है। साइंस से रिलेटेड है कि जो TB ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है
उसमें एक जो हमारा माइक्रोफेज एक सेल है जो कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो कि लड़ाई करता है अन्य रोगों से। बताया गया है कि अगर इसको हम लोग क्या करें कि बहुत तरह से एक्टिव कर दें तो ये टीबी की बीमारी को जो 9 से 10 मंथ में ख़त्म होता है उसको आसानी से बहुत कम समय में ख़त्म कर सकता है। जैसे कि आप लोग कोरोना का जानते हैं, कोरोना हमारे जो एथी थी लिम्फोसिट थी और हमारे WHO है वाइट ब्लड सेल, इन सब से बचकर अपना काम कर लेती थी। सेम वैसा ही प्रोसेस है। तो इसमें देखेंगे कि हम ये माइक्रोफेज मोटाबिलिज्म कोमैक टीबी ट्रीटमेंट शॉर्ट कैसे कर सकता है। अब आ जाइए, टीबी बैक्टीरिया लाइव इनसाइड माइक्रोफेज, और यही बोला जा रहा है कि जो टीबी बैक्टीरिया है माइक्रोफेज के इनसाइड में रहते हैं यानी अलग रहते हैं इससे, ठीक है। स्टडी बोला जा रहा है कि अगर इसको हम चेंजिंग कर दें माइक्रोफेज मोटाबिलिज्म को तो ये किल कर सकता है फास्टर, यानी टीबी को फास्टर यानी जल्दी से किल कर सकता है। दिस में रिड्यूस टीबी ट्रीटमेंट टाइम, और जो हमारा 9 से 10 मंथ लगता है उस टाइम को ये रिड्यूस कर सकता है। अब देखिए टीबी एंड माइक्रोफेज जो बेसिक है वो देखते हैं। माइक्रोफेज एक इम्यून सिस्टम सेल है, वही बोले थे हमारा इम्यून सिस्टम। दे ईट जर्म, ये बैक्टीरिया को मारता है। टीबी बैक्टीरिया हाइड एंड सर्वाइव इनसाइड देम, वही टीबी बैक्टीरिया क्या होता है इससे हाइड हो जाता है और सर्वाइव करता है। नॉर्मल टीबी ट्रीटमेंट टेक्स 6 से 9 मंथ लेता है। अगर इसको हम क्या कर सके ना, पूरी तरह से बढ़िया से एक्टिव कर दें और पहचान में दिला दें तो ये बहुत कम कर सकता है समय, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, व्हाट डज रिवरिंग मेटाबॉलिज्म मीन। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिवायरिंग मेटाबॉलिज्म मीन क्या होता है। जैसे यूज मोर शुगर ग्लूकोज, जैसे जैसे अब अगर आपको माइक्रोफेज में चेंज करना है तो यूज मोर शुगर ग्लूकोज को अधिक यूज करना है। यूज लेस फैटी एसिड को कम करना है। इम्प्रूव सेल क्लीनिंग प्रोसेस, और जो सेल क्लीनिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना है। तो आपको देखने को मिलेगा ना कि टीबी बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इजिली। अगर ये सब आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो टीबी बैक्टीरिया आसानी से मर जाएंगे, हमारा जो माइक्रोफेज है स्ट्रांग हो जाएगा। और वही बात यहाँ पे भी दिया गया है, वाई टीबी ट्रीटमेंट इज लॉन्ग। अगर टीबी का ट्रीटमेंट लॉन्ग क्यों होता है, देखिए टीबी बैक्टीरिया ग्रो वेरी स्लोली, जो टीबी बैक्टीरिया हैं बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, इसलिए उनको मारता भी है धीरे धीरे। स्टे हिडन इनसाइड सेल, और ये सेल के एकदम साइड में रहते हैं, छिपे रहते हैं। बिकम रेजिस्टेंट टू ड्रग, और ये ड्रग के रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये अब ड्रग से अपने आप को बचा लेते हैं। मेटाबॉलिज्म चेंज मेक बैक्टीरिया एक्टिव, और मेटाबॉलिज्म जब चेंज होता है ना तो ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। मेडिसिन वर्क बेटर, और मेडिसिन वर्क बेटर करने के लिए ट्रीटमेंट टाइम में रिड्यूस। अगर मेडिसिन वर्क बेटर अगर करेगा ना तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये सभी प्रोसेस से आसानी से बच जाते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। होस्ट डायरेक्ट थेरेपी HDD, ये क्या होता है, फोकस ऑन बॉडी इम्यून सिस्टम नॉट ओनली बैक्टीरिया। ये अगर ट्रीटमेंट किया जाएगा ना तो इसमें बैक्टीरिया के पर फोकस ना कर कर बॉडी के इम्यून सिस्टम पर फोकस किया जाएगा। लेस ड्रग रेजिस्टेंट, और दवा को कम करके रेजिस्टेंट, यानी ज़्यादातर उसमें फिजिकल एक्टिविटी और चाहा जाएगा कि हम बॉडी सिस्टम को तगड़ा कर दे ताकि वो बैक्टीरिया कुछ न कहे। वर्क विथ एग्जिस्टिंग टीबी मेडिसिन, और जो वर्किंग कर रहा है, जो मेडिसिन वर्क कर रहा है उसी के साथ हमें एग्जिस्ट करना चाहिए, रहना चाहिए। हेल्पफुल फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और जो रेजिस्टेंट ड्रग है उसको देना चाहिए। अब देखिए एग्जाम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कि कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी होता है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इंडिया है द हाईएस्ट टीबी केसेस, और इंडिया बताया जा रहा है कि जब सबसे हाईएस्ट टीबी केसेस है। WHO का गोल है कि टीबी को 2035 तक पूरी दुनिया से खत्म कर देना है। और देखिए इंडिया प्रोग्राम क्या है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP का टारगेट है कि टीबी फ्री इंडिया 2025 तक, लेकिन 2025 अभी खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक टीबी खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए कटिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवील थोरियम न्यूक्लियर टिक इन सॉलिड, इसको देखेंगे कि जो हम लोग का एक एटॉमिक होता है क्लॉक, और एक मतलब एटॉमिक क्लॉक होता है जिसको हम लोग लैब में यूज करते हैं। इस लैब से में ना पता किया जाता है कोई भी रिएक्शन कब हो रहा है, कितना समय में हो रहा है, और ये इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम का एक एग्जैक्ट पता लगाना। लेकिन इसमें यही दिक्कत है ना कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ठीक है,
उससे ये इफेक्ट हो जाता था, ठीक है। इफेक्ट होने की वजह से ये सही मतलब माइनर माइनर चीज़ें गलती हो जाता था, लेकिन अगर एक क्लॉक खोज लिया गया तो बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। अब देखिए क्या होता है, साइंटिस्ट ने थोरियम टू टू 29 के न्यूक्लियर ट्रांजिशन को खोज कर लिया है और ये रीड किया है कि यह सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर क्लॉक बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। अगर ऐसा देख लिया गया है ना, तो सॉलिड सॉलिड न्यूक्लियर जो क्लॉक होगा वो बनाने में बहुत हेल्प होगा। अब देखिए न्यूक्लियर क्लॉक एक बेसिक आइडिया है। एटॉमिक क्लॉक वर्सेस न्यूक्लियर क्लॉक में क्या है, एटॉमिक क्लॉक में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है और न्यूक्लियर क्लॉक में न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है। एक्सटर्नल फील्ड से डिस्टर्ब हो जाता है जो एटॉमिक क्लॉक है, लेकिन ये बहुत हाईली स्टेबल रहता है जो न्यूक्लियर क्लॉक है। सीजियम रूबियम और थोरियम, इसमें सीजियम और रूबियम का प्रयोग होता है एटॉमिक क्लॉक में, इसमें थोरियम का प्रयोग होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा मेन है कि थोरियम का प्रयोग किस में होता है, तो न्यूक्लियर क्लॉक में। सीजियम रूबियम का प्रयोग किस में होता है, तो एटॉमिक क्लॉक में। अब यहाँ पे है न्यूक्लियर क्लॉक नेक्स्ट जेन अल्ट्रा प्रिसिशन टाइम, और जो न्यूक्लियर क्लॉक है नेक्स्ट जनरेशन का अल्ट्रा प्रेसिशन टाइम को भी बताता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि 229 जो है थोरियम, ये यूनिक क्यों है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियर विथ लोएस्ट एनर्जी न्यूक्लियर ट्रांजिशन, क्योंकि यह लोएस्ट न्यूक्लियर ट्रांजिशन करता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एनर्जी है इसका लमसम में 8.9 इलेक्ट्रिक वोल्ट, लेजर रिचेबल, अलाउ डायरेक्ट ऑप्टिकल कंट्रोल लाइक एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, इसलिए इसे ऑप्टिकल न्यूक्लियर क्लॉक मटेरियल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर क्लॉक क्या होता है। देखिए थोरियम एम्बेडेड इन क्रिस्टल, थोरियम ड्रॉप क्रिस्टल होता है। नो इज आइसोलेट एटम नीडेड, इसको आइसोलेटेड एटम नीड की जरूरत नहीं है। एक कॉम्पैक्ट हो जा सकता है, रोबिस्ट हो सकता है और पोर्टेबल हो सकता है। इसे लैब से बाहर भी यूज पॉसिबल है, इसको लैब से भी बाहर क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। अब आगे आ गया रिसर्चर जो इंस्टीट्यूट जो इसको खोजे हैं, TUIN का ऑस्ट्रिया का है, जिला है USA का, ग्लोबल कोलैबोरेशन इन क्वांटम मेट्रोलॉजी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एटॉमिक से 100 गुना बेहतर काम करेगा। ये हमारा एग्जाम फैक्ट है कि थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है 90 होता है। आइसोटोप यूज थोरियम यानी 229 इसका जो आइसोटोप है वो यूज होता है। इसका हाफ लाइफ है 6900 ईयर्स, समझ रहे हैं ना। वर्क ऑन क्वांटम ऑप्टिक्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, ये इस पर काम करता है। अब यहाँ पे आ जाइए, ट्रम्प साइन लॉ वांट्स टू इंडिया न्यूक्लियर लेबिलिटी अलाइंग विथ ग्लोबल नॉर्म्स। कहने का मतलब कि जो ट्रम्प है भारत से जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात करना चाहते हैं और इस पर क्या करना चाहते हैं, ग्लोबल नॉर्म्स के लिए ग्लोबल में भी अपना वर्चस्व बनाने के, क्योंकि अमेरिका के पास एटॉमिक एनर्जी बहुत सारा है। अब ये चाहता है कि जैसे यहाँ पे नया बिल लाया गया है शांति बिल, उसको भी देखेंगे, उसमें ग्लोबल मार्केट में खोल दिया गया है न्यूक्लियर को। इसलिए क्या होगा ना कि और देशों के में आने वाले सभी देश अपना मार्केट में जो शांति बिल है 2025 जो इंडिया में लाया गया है, फुल इसका नेम है सस्टेनेबल हैरेंसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरी तरह से नाम है। तो शांति का पूरा आप नाम जान गए। इसमें क्या चेंजिंग किया जा रहा है, इसमें चेंजिंग किया जा रहा है जो ओल्ड लॉ है रिप्लेस किया गया है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को, CLND एक्ट 2010 को, और इसमें प्राइवेट प्लस फॉरेन एंट्री दिया जा रहा है, यानी प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है और फॉरेन यानी विदेशी कंपनियों को भी इसमें एंट्री दिया जा रहा है। न्यूक्लियर सेक्टर ओपन बियॉन्ड गवर्नमेंट मोनोपोली, यानी जो इस पर गवर्नमेंट यानी सरकारी का मोनोपोली चलता था उस सेक्टर से इसको ओपन कर दिया गया है। अब देखिए इस पर और देख सकते हैं जो लिबिलिटी कैप है, ऑपरेटर लिबिलिटी कॉप्ट 8 3000 करोड़, जो लिबिलिटी कैप है इस पर 3000 करोड़ तक लगाया गया है कि कोई 3000 करोड़ तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अभी फिलहाल में इसमें इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो लगाया गया था उसको इसमें क्या किया दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना। और राइट ऑफ रिसोर्स सेक्शन 7B रिमूव कर दिया गया है। रिलीफ फॉर फॉरेन वेंडर्स एग्जांपल वाइस्ट वेस्ट वेस्टिंग हाउस, ठीक है।
अब इसमें रिमूव करके उनको रिलीफ दिया गया है कि वो आसानी से अपना कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, इंडिया अर्लियर हैड सप्लायर लिबिलिटी अनलाइक ग्लोबल प्रैक्टिस। यानी कि क्या हो सकता है कि जो हेड सप्लायर लिबिलिटी है अनलाइक ग्लोबल प्रैक्टिस, अगर ऐसे करेगा, इससे पहले जो मतलब इंडिया के पास ये एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए नियम थे, वो ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए यानी ग्लोबल वाले जो भी थे वो अनलाइक करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो CSC कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फेवर ऑपरेट ओनली लेबिलिटी, और ये फेवर में है लेबिलिटी के। अब देखिए यूएस के NDDAA 2026 मैंडेट क्या है, व्हाट इट डज। देखिए क्रिएट ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूटर मैकेनिज्म अंडर यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग, और इसके बीच में इंडिया और भारत के बीच में सिक्योरिटी जो डायलॉग होगा उसको इसमें देखा जाएगा। इसका एम है यानी चेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2000 सिविल न्यूक्लियर डील, और इसका जो है ना कि 2008 में जो सिविल न्यूक्लियर डील बना था यानी पब्लिक के लिए न्यूक्लियर जो डील था, वही न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। इंश्योर इंडिया रूल अलाइंग विथ CSC नॉर्म, और जो ये इंश्योर करेगा कि इंडिया का जो रूल्स है CSC नॉर्म से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, जो NDDA है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट एनुअल US लॉ, यानी US लॉ के तहत नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट बनाया गया है, जो फर्स्ट एक्सप्लिट इंडिया मेंशन ऑन न्यूक्लियर एबिलिटी सिंस 2020 मतलब 2016 में इसको देखा गया और इसमें मेंशन किया गया। अब भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसको भी देखेंगे। देखिए अनलॉक US रिएक्टर, अब इससे क्या होगा कि US का जो रिएक्टर से अनलॉक होगा, क्लियर और लास्ट हर्डल फॉर US डिजाइन न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया, और जो US का न्यूक्लियर प्लांट होगा यहाँ पे यूज होगा किया जाएगा, यानी भारत में ओपन होगा, और नेट जीरो गोल का भी सपना पूरा होगा। न्यूक्लियर यानी क्लीन बेस लोड एनर्जी लो कार्बन, जो हमारा नेट जीरो गोल है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, जॉब मिलेगा, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और जो हमारा इंडिया टारगेट जो नेट जीरो है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। न्यूक्लियर सेल करेंटली 3% नीड एक्सपेंशन, यानी हम लोग 3% अभी न्यूक्लियर का एक्सपेंशन कर पाए हैं, हमको और करना पड़ेगा। अब आगे है हमारा चैलेंज कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब चैलेंज कंट्रोवर्सी क्या है, ओपोजिशन क्रिटिसिज्म वेंडर ड्रिवन बुलडोज लॉ। ठीक है, जो बुलडोज लॉ है, बुलडोज लॉ इसको अच्छा नहीं माना गया। सेफ्टी कंसर्न बताया गया है कि सप्लायर अकाउंटेबिलिटी रिमूव इन एक्सीडेंट, कि अगर अगर हम लोग ग्लोबल को ऐसे करते हैं तो वो लोग सेफ्टी पर ध्यान नहीं देगा और बहुत सारा इंसिडेंट भी होगा। पब्लिक ट्रस्ट इशू है, भोपाल गैस ट्रेजेडी मेमोरी, यानी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसको लेकर पब्लिक में क्या है, लेबिलिटी सेंसिटिविटी है, और पब्लिक में क्या है, दिक्कत आ रहा है। अब यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक क्या है, स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट में देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इससे क्या होगा कि भारत का USA के साथ पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगा। रिन्यूड एफर्ट अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइनलाइज न्यूक्लियर कॉमर्स, और इसमें एक नया रिफॉर्म मिलेगा US के साथ इस सेक्टर में। इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी होगा एनर्जी कॉरपोरेशन में, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा यानी और डीप होगा। ठीक है, अब वन लाइनर प्रीएम्स पॉइंटर देख सकते हैं, शांति बिल रिप्लेस एटॉमिक एनर्जी एक्ट CLD एक्ट। ठीक है, तो शांति बिल किसको रिप्लेस करता है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट को, CLD एक्ट को। CLC अलाइनमेंट ऑपरेटर लायबिलिटी ओनली। NDDA 2026 रिव्यू इंडिया US न्यूक्लियर मोमेंटम। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी सपोर्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे है हमारा बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड है, और उस्मान हादिज का जो डेथ है उस पर जुड़ा हुआ है।
तो देखिए, घटना व अशांति, ये घटना क्या हुआ है, ये जीएस पेपर 2 से इंडिया इट्स नेबरहुड रिलेशन बांग्लादेश अनरेस्ट, इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हुआ है ना, अब देखिए, शरीफ उस्मान हदी का डेथ हुआ है, इनकलाब मोर्चा के प्रमुख नेता था। ठीक है, 2024 जुलाई में अपराइजिंग का चेहरा बना था, यानी 2024 जुलाई में जब शेख हसीना को हटाया गया तो उसमें मुख्य भूमिका निभा रहा था ये। 12 दिसंबर को ढाका में किसी ने इसको गोली मारा, सिंगापुर में इसका इलाज हो रहा था। ठीक है, और सिंगापुर में इलाज हो रहा था, 18 दिसंबर को ही इसका मृत्यु हुई, डेथ हो गया। स्टेट का रिस्पॉन्स क्या है, 20 दिसंबर 2025 को नेशनल मोर्निंग यानी शोक दिवस चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार जातीय संसद पार्लियामेंट में भारी भीड़ देखने को मिला और वायलेंस भी देखने को मिला। ठीक है, वायलेंस एंड प्रोसेस, मीडिया ऑफिसर पर भी हमला हुआ था। प्रोटम ऑल्सो द डेली स्टार, जैसे प्रोथम द डेली स्टार, इन सब पर पुलिस प्रोटेस्ट केस हुआ। डिमांड होम एडवाइजर का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि फेलियर है। अब यहाँ से हमारे अल्पसंख्यकों पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। ठीक है, हिंदू किलिंग के सराय के विक्टिम दीपू चंद्रा दास था, जो कि हिंदू गारमेंट वर्कर था, उसको मार दिया गया है और जलाकर मारा गया है। ठीक है, आरोप है ब्लास्फेमी, मतलब घटना है लिंचिंग एंड बॉडी बर्न, यानी उनको मारकर और जलाया गया है। इंडिया ऑफिसर रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि MEN ने स्ट्रॉन्ग कंसर्न जताई है, डिमांड किया है कि कल्प्रिट को सजा दिया जाए जो दोषी है, माइनॉरिटी की सुरक्षा किया जाए। अब यहाँ से हमारा एग्जाम फैक्ट देख सकते हैं कि बांग्लादेश में कितने प्रतिशत हिंदू पॉपुलेशन था, 8%। माइनॉरिटी वायलेंस कितना है, तो ये जीएस पेपर 2 से जीएस पेपर 1 से सोसाइटी ओवरलैप को देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन पर माइनॉरिटी वायलेंस हो रहा है, अल्पसंख्यक पर हिंसा किया जा रहा है वहाँ पे। यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, प्रोटेस्टर का नैरेटिव है कि हादी कलर का किरत भारत भाग गया है, और एविडेंस नहीं है पर स्टेटमेंट स्ट्रांग है। डिप्लोमेटिक भी रिक्स है, इंडियन हाई कमीशन की ओर से मार्च की कोशिश किया गया है। ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी हाइट कर दिया है, हाई टाइट कर दिया है। एंड कीवर्ड है कि डिप्लोमेटिक प्रेमिस प्रोटेक्शन, वियना कन्वेंशन 1961 का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। ठीक है, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बॉर्डर मैनेजमेंट प्रभावित होगा, ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एट रिस्क सब होगा, रिफ्यूजी अनफॉलो हो जाएंगे, यानी जो रिफ्यूजी है भारत में आने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सट्रीमिज्म होगा, यानी इंकलाब मंचा रेडिकल एंटी इंडिया स्टैंड है, स्ट्रीट पावर पॉलिटिक्स है, एंट्रीम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस पर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्शन यहाँ पे होगा 2026 में, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए फ्रेंडली नेबरहुड पॉलिसी ये यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं एग्जाम के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक के पिलर है कॉरपोरेशन एरिया का। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट में भी ये साथ देता था, काउंटर टेररिज्म में भी ये साथ था, ट्रेड ट्रांजिट था इसके साथ, लेकिन ये सब होने की वजह से सब चीज़ दिक्कत आ गया है। देखिए, इंस्टेबिलिटी से हो गया कि चाइना और अदर एक्सटर्नल पावर के एक्सपोर्ट्स को बढ़ता देखा जा रहा है। तो ये रहा हमारा इसमें, तो हमको देखना क्या है कि यहाँ यहाँ से वाली इस फिगर को देख लेना है। ठीक है, और ये नहीं देखना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना है कि किस कन्वेंशन का उल्लंघन किया जाता है, इसको देख लेना है। और एग्जाम के लिए जो फैक्ट है उस पर जो हम लिखे हैं ये सब घटना है, एग्जाम के लिए जो जरूरी है उसी को देखना है। अगला है हमारा CGI टू हेल्ड स्पेशल वोकेशन सिटिंग ऑन दिसंबर 22 टू हर अर्जेंट केस, यानी इन्होंने बोला है कि जो 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टी रहता है सुप्रीम कोर्ट में, कोई छुट्टी नहीं रहेगा, जो जरूरी केसिंग है उसको देखा जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बातें बोला जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली विंटर वोकेशन 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है स्पेशल वोकेशन बेंच ऑन 22 दिसंबर 2020। ठीक है, अब यहाँ पे बेंच कॉम्पोजिशन क्या है, CGI सूर्यकांत है, जस्टिस जयमाल बाची है। देखिए, पर्पज क्या है इसको बेंच चलाने का,
ओनली जीनियरली अर्जेंट मैटर्स है, जो बहुत अर्जेंट मैटर्स है उसको सुनवाई किया जाएगा। मैटर्स डैट कैनॉट वेट टिल रीओपनिंग, और मैटर को रीओपन तक वेट नहीं किया जा सकता। दो ही जज रहे, कौन कौन रहेंगे? जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल बागी। अब समझ सकते हैं कि ये लोग सीजीआई क्लैरिफाई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब अदर जज, हम लोग अदर जज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। एग्जाम एंगल क्या है कि सो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। तो देखिए एग्जाम एंगल क्या है कि यहाँ जज का अकाउंटेबिलिटी यानी जज अपना कर्तव्य दिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि ये सब भी होता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट केस पेंडिंग क्राइसिस, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग केस अभी कितना है? 90,000 प्लस रिकॉर्ड हाई है। और सीजीआई का विजन है कि इसको जो पेंडेंसी है इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए, इसको रिड्यूस किया जाए और सॉल्यूशन ओरिएंट अप्रोच रहा है। कोर्ट शुड नॉट कम्प्लीटली स्टॉप ड्यूरिंग वोकेशन, और कोर्ट बंद नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक कोर्ट दिया गया है जो कि जस्टिस डिले इज नॉट जस्टिस डिनाइड, यानी जो जस्टिस डिले है, जितना देर से जस्टिस मिलता है, ये जस्टिस डिनाई के बराबर है, यानी अन्याय के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए वोकेशन बेंच कॉन्सेप्ट क्या है कि लीगल बेसिस है ऑर्डर 2 रूल 6 एससी रूल 2013 पावर विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो वोकेशन बेंच है इसका रूल कब मिलता है? ऑर्डर 2 रूल 6 के सुप्रीम कोर्ट को 2013 में ये पावर दिया गया था। देखिए बेल, यहाँ पे हियर्ड मैटर क्या किया जाएगा? बेल एप्लीकेशन को देखा जाएगा, हैबिज कॉर्प्स को देखा जाएगा, थ्रेट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो फंडामेंटल राइट को है उसको देखा जाएगा। समझ आ रहा है ना? रिसेंट रिफॉर्म हुआ गया है 2025 में, वोकेशन रीनेम्ड एज ए पार्शियल वर्किंग डेज, और 2025 में वोकेशन डे को क्या कर दिया गया है? पार्शियल वर्किंग डे नाम दिया गया है। तो पूछ सकेगा कि जजों के वोकेशन डे को क्या बोला जाता है? पार्शियल वर्किंग डे। एम है रिड्यूस पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड बैकलॉग, और इसका एम क्या है? जो जो पब्लिक का क्रिटिसिज्म और बैकलॉग है उसको कम करना। प्रीलिम्स फैक्ट है सीजीआई मास्टर ऑफ रूस्टर, सीजीआई को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ रूस्टर भी बोला जाता है। देखिए रीजन फॉर हाई पेंडेंसी, यानी रीजन क्यों है इतने हजार केस की पेंडिंग करना? जज शॉर्टेज, यानी जज की वैकेंसी बहुत कम है। फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट है। मोर अपील्स है। लेटिजेशन कल्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। सब आपको इशू की वजह से इतना केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इंडिया हैज लो जज पॉपुलेशन रेशियो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी कहने का मतलब कि जो भारत में जजों की पॉपुलेशन रेशियो है बहुत कम है ग्लोबल जजों की अपेक्षा। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ पेंडेंसी का मतलब, यानी डिले जस्टिस, राइज इन अंडर ट्रायल प्रिजनर, ह्यूमन राइट इशू, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी, ये सभी चीज़ें क्या होता है? ये डिले सब कराता है। अब देखिए यहाँ पे पर्पज एंड सजेस्ट सोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, एआई फॉर केस मैनेजमेंट के लिए एआई का यूज किया जाए, वर्चुअल और हाइब्रिड हेयरिंग किया जाए, यानी दोनों तरह से किया जाए तभी जाकर इसको जल्दी से केस को ख़त्म किया जा सकता है। स्ट्रक्चर भी रिफॉर्म किया जा रहा है। मोर वर्किंग डेज, यानी डे को बढ़ाया जाए। एडहॉक रिटायर्ड जज अपॉइंटमेंट किया जाए, जो रिटायर्ड जज हैं उनको भी एडहॉक के लिए अपॉइंटमेंट किया जाए। और जो प्रोसीजरल डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट, उसको भी लाया जाए तब जाके ये होगा। अब आगे केस है कॉटन फार्मर्स कॉल फॉर अर्जेंट फोकस ऑन यील्ड रिलाइज रिलेटेड इसी, यानी कसम जो कॉटन फार्मर है वो अपील कर रहे हैं कि जो इनके ग्लोबल का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से कॉटन का उत्पादन नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए ताकि हम लोग भी उत्पादन कर सकें। और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भारत की औसत कपास उपज 448 किलोग्राम हेक्टेयर है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर ये बहुत कम है। 20 से अधिक देश भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी दुनिया में 20 से अधिक ऐसे देश हैं जो भारत से अधिक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कॉटन एरिया 2025-26 में 3.5 से घट गई। टोटल प्रोडक्शन 1.7% पर एन ईयर है, यानी प्रत्येक साल 1.7% क्या है? पर ईयर है, जो कि बहुत कम है। अब देखिए इसमें फैक्ट भी है, क्लाइमेट एंड क्वालिटी चैलेंज है, अन सीजनल और हैवी रेन,
यानी सीजन का सही से नहीं रहना और हैवी रेन होना। हाई मॉइस्चर क्वालिटी डिस्ट्रेशन, और हाई मॉइस्चर से क्वालिटी डिस्ट्रेशन में आ गया है फार्मर अनेबल टू मीट एमएसपी नॉर्म, और जो फार्मर को मीट एमएसपी नॉर्म मिलता है वो नहीं मिलता है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, असमय व भारी वर्षा, अधिक नमी, कपास की गुणवत्ता खराब, कई किसान को एमएसपी मानकों को खरे नहीं उतर पाए। अब आ सकते हैं यहाँ देखेंगे एमएसपी मार्केट इम्पैक्ट। एमएसपी रेंज 7,710 से लेकर 8,110 पर क्विंटल है। फार्मर फोर्स टू सेल बिलो एमएसपी इन प्राइवेट मार्केट, और ये बोला जा रहा है कि इस प्राइवेट मार्केट से बहुत कम है एमएसपी, वही निजी बाजारों से कम दाम पर बिक्री की मंजूरी दिया गया है। ठीक है, बहुत कम मिल रहा है हम लोग को। अब इसमें क्या है, नीड फॉर बेटर सीड टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमी, यानी अच्छे बीजों की गुणवत्ता टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है। डिमांड फॉर एसटीबीटी कॉटन वेराइटी, और एसटीबीटी जो कॉटन वेराइटी है यानी बढ़िया वेराइटी है उसको लाया जाए। टू टेकल पिंक ब्लू रूम टीबीएस वायरस, और जो जो पिंक ब्लू रूम टीबीएस वायरस है उसको भी टेकल किया जाए। अब हिंदी में भी देख सकते हैं जो एसटीबीटी का है पिंक ब्लूरम और टीएसवी वायरस है उसको निपटाने के लिए पॉलिसी लाया जाए। अब देखिए सीसीसीआई द्वारा 570 खरीद केंद्र सक्रिय बनाए गए। कपास पर आयात शुल्क हटाने की मांग किया गया है। कम घरेलू उपज के बावजूद प्रतिस्पर्धा बनाए रखें। ठीक है, परसेंट सेंटर टू सीसीआई ऑपरेशनल उसको हटाने के बाद किया जाए ताकि इसमें क्या हो सके, इनको आसानी से उपलब्ध हो पाए। यानी कहने का मतलब देखिए ए वीक रुपी मेक इट्स हार्डर फॉर कंट्री अचीव इनकम ग्रोथ है। यानी कहने का जब रुपया ग्रोथ का रेट कम होगा ना डॉलर से, तो क्या होगा, मार्केट ग्रोथ पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए ये क्या है, न्यूज है कि वही अभी हाल ही में दिसंबर में इंडिया रुपी 91 यूएस डॉलर के पार चली गई, यानी 91 यूएस रुपया बताओ एक यूएस डॉलर। एक्सपेक्ट व्यू सुभाष चंद्र गर्ग फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, और इनका व्यू है, अब इसको देख सकते हैं क्योंकि बढ़िया से बोला जा रहा है कि वीक लीकिंग रुपया इंडी के इनकम ग्रोथ टारगेट को नुकसानदेह है और इसको गलत धारणा बताया गया है। देखिए कमजोर रुपया पूंजी लागत बढ़ती है और निवेश घटता है। अगर पैसा कमजोर होगा तब पूंजी लागत बढ़ रही है, यानी पैसा आपका ज़्यादा लगेगा लेकिन निवेश कम हो जाएगा, जिससे कि बहुत चीज़ें आयात महंगे हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, उद्योगों की लागत बढ़ेगी, ऑयल इलेक्ट्रिक फर्टिलाइजर हैवी इफेक्ट होंगे, ये सभी हमारे इफेक्ट होंगे, और पर कैपिटा भी टारगेट होगा। रुपये की गिरावट से वास्तविक आय वृद्धि धीमी हो जाएगी, और इसे मिथ फॉर इंडिया और भारत के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो देखिए वाई वीक रुपया डजंट हेल्प एक्सपर्ट मच, बी टू बी एक्सपर्ट स्ट्रक्चर। भारत के निर्यात अधिकतर बी टू बी है, यानी ब्रांड पावर कम है। ठीक है, लॉजिक प्राइस पावर है, प्राइजिंग पावर है, यानी जो ब्रांड पावर है हम लोग देखेंगे कि ब्रांड पावर में बहुत हम लोग कम है, लो प्राइजिंग पावर है, इसलिए हम लोग को ये सब झेलना पड़ रहा है। कंपनियां मुद्रा लाभ के मुनाफे में नहीं बदल पाती हैं, यानी जो कंपनियां हैं मुद्रा लाभ के मुनाफे में नहीं बदल पाती हैं। और निर्यात में प्रयुक्त कच्चा माल भी आयातित है, और जो निर्यात में है कच्चा माल को हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। माइक्रो लेवल रिस्क है, बड़े आर्थिक जोखिम भी है। करंट अकाउंट डिफिसिट है जो हाई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो भी हाई है, और फॉरेन डेब्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ये सब का डिफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का जितना भी हिंदू न्यूज का करंट अफेयर था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और टोटल आपको एक ही वीडियो में मिल गया, यानी कंप्लीट आपका ये वीडियो है, इसमें हिंदू का प्रत्येक न्यूज को कवर किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।